हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सरोज लोहान सरोहा एक बार फिर आपके सामने। और आज का हमारा टॉपिक है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना। देखिए, प्रस्तावना क्या होती है, सबसे पहले हम इस बारे में बात करेंगे। प्रस्तावना, जैसे हम किसी भी बुक की भूमिका को पढ़कर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस बुक में क्या होगा, उस बुक के बारे में सारी जानकारी हमें पता चल जाती है। उसी तरीके से संविधान की प्रस्तावना पढ़ने के बाद हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संविधान का स्वरूप कैसा है, हमारे संविधान में क्या क्या बातें लिखी गई हैं, क्या क्या संविधान के उद्देश्य हैं, क्या क्या संविधान निर्माताओं की भावनाएं और आकांक्षाएं थी। तो इसी तरीके से जैसे सभी देशों में संविधान की प्रस्तावना एक प्रथा बन चुकी है, उसी प्रथा को फॉलो करते हुए भारत के संविधान की भी प्रस्तावना बनाई गई है। भारत के संविधान की प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो देखिए, कानूनी दृष्टि से जो हमारा संविधान है उसकी प्रस्तावना न्याय संगत नहीं है। कानूनी दृष्टि से हम न्यायालय की शरण नहीं ले सकते प्रस्तावना को लागू करवाने के लिए, और ना ही ये संविधान का भाग होती है। लेकिन उसके बावजूद भी ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे हमारे संविधान निर्माताओं की आकांक्षाओं और भावनाओं का पता चलता है। अब हम बात करेंगे कि प्रस्तावना का अर्थ क्या है। किसी भी लेख के जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, परिचयात्मक कथन जो है, उसको हम प्रस्तावना कहते हैं, जिसमें हमारे संविधान निर्माताओं की संविधान सभा की आकांक्षाएं और इच्छाएं लिखी हुई हैं। और इससे हमें पता चलता है कि कौन सी तिथि को हमारा संविधान हमें समर्पित किया गया था, कौन सी डेट को हमारा संविधान लिखा गया था। तो वो सभी बातें हमें हमारी प्रस्तावना से ही हमें पता चल जाती हैं। आगे हम बात करते हैं कि प्रस्तावना का स्थान क्या है, प्रस्तावना कहाँ पर होती है। देखिए, किसी भी किताब के शीर्षक के बाद और मुख्य भाग से पहले उसमें हम उस भाग को हम प्रस्तावना कहते हैं, जिसको देखकर पढ़कर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर किताब में अंदर क्या बात है, किस चीज़ पर आधारित है और कौन कौन सी जानकारी इस किताब से मिल सकती है। उसके बाद मैं बात करूंगी प्रस्तावना में संशोधन। प्रस्तावना में संशोधन की जहाँ तक हम बात करते हैं कि प्रस्तावना में संशोधन की परंपरा बहुत सारे देशों में है, और उसी परंपरा को फॉलो करते हैं हमारे देश में भी संविधान में संशोधन का अधिकार हमारी संसद को दिया गया है। और इसी चीज़ के मद्देनज़र रखते हुए 42nd अमेंडमेंट 1976 में हमारे संविधान में हमारे संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था, जिसमें पहला शब्द था समाजवादी, फिर है धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा जो शब्द है वो है अखंडता, इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे हमारे संविधान में। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि भारत की संविधान की प्रस्तावना की विशेषताएं। तो देखिए, जहाँ तक विशेषताओं की बात है तो पहली विशेषताएं हैं, तो विशेषताओं से पहले हम बात करेंगे कि हमारे संविधान की प्रस्तावना है क्या। 4-5 लाइंस की प्रस्तावना है, लेकिन उनको पढ़कर उनको सुनकर ही हमें अंदाज़ा हो सकता है कि हमारी प्रस्तावना में क्या लिखा गया है। तो हमारे संविधान की जहाँ तक हम प्रस्तावना की बात करते हैं तो हमारे संविधान की प्रस्तावना देखिए, हमारे संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो यह हमारे संविधान की प्रस्तावना है। इस प्रस्तावना को पढ़कर हमें पता चलता है कि इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो इसमें पहली विशेषता है वो ये बताती है कि हमारे संविधान का स्रोत क्या है। उसके बाद इस प्रस्तावना से पढ़कर हमें पता चलता है कि हमारी भारतीय सरकार का स्वरूप कैसा है। और तीसरा, इससे पढ़कर हमें पता चलता है कि हमारे संविधान निर्माता थे, उनके क्या उद्देश्य थे। तो इसमें पहली बात करेंगे, इसकी पहली विशेषता है कि भारत के संविधान का स्रोत क्या है। पहली लाइन पढ़कर, जैसा कि हमारी प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग, पहली लाइन पढ़कर ही पता चलता है कि हमारे संविधान को हमारी जनता ने बनाया है, जनता के द्वारा समर्पित किया हुआ संविधान है। तो भारतीय संविधान का जो स्रोत है वो भारतीय जनता है। तो हम भारत के लोग, और जो अंतिम लाइन है, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो ये दोनों ही बातें, जो स्टार्टिंग की लाइन है और जो एंड की लाइन है, दोनों ही लाइनें ये इंडिकेट करती है कि हमारे संविधान का जो स्रोत है वो है
हम भारत के लोग, भारतीय जनता संविधान का स्रोत है। हमारे ऊपर थोपा हुआ संविधान नहीं है ये, बल्कि जनता का खुद का बनाया हुआ संविधान है। तो उसके बाद दूसरी मैं बात करूंगी कि हमारे संविधान के अनुसार हमारी प्रस्तावना से पढ़कर हमें पता चलता है कि हमारी सरकार का स्वरूप कैसा है। तो देखिए, इसमें प्रस्तावना में लिखा गया है कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ये बातें बताती है कि हमारे संविधान का स्वरूप कैसा है। देखिए, पहला जो वर्ड है वो कहता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ये बताता है कि हमारा भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। प्रभुसत्ता दो तरह की होती है, एक इंटरनल होती है और एक एक्सटर्नल होती है। इंटरनल प्रभुसत्ता की बात करें तो आंतरिक रूप से हमारा भारत स्वतंत्र है। कोई भी डिसीजन लेने के लिए हमारी सरकार स्वतंत्र है। आंतरिक रूप से किसी भी तरह का भारत सरकार पर प्रेशर नहीं है। दूसरी बात है एक्सटर्नल सोवरेनिटी की, जिसको हम बाहरी प्रभुसत्ता कहते हैं। बाहरी प्रभुसत्ता का मतलब है कि किस तरीके से हमारी सरकार बाहरी देशों के साथ रिलेशन बनाने में, किसी भी तरह के विदेशों से संबंधित निर्णय लेने में हमारी सरकार पूरी तरीके से स्वतंत्र है। किसी भी तरह का बाहरी प्रेशर हमारी सरकार पर नहीं है। सरकार कोई भी निर्णय अपनी मर्जी से ले सकती है बिना किसी बाहरी दबाव के। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड आता है समाजवादी। समाजवादी वर्ड देखिए, वर्ड पढ़कर ही पता चलता है। समाजवाद का मतलब है जहाँ पर व्यक्ति को समानता के उचित अवसर मिले, सभी लोगों को अपने उन्नति के लिए, अपने विकास के लिए समान अवसर मिले और सबको समान रूप से मिले। तो इसलिए समाजवादी वर्ड जो है हमारे संविधान में जोड़ा गया है, जिससे हमारे देश के जो लोग हैं, हमारे जो नागरिक हैं, उनको समानता का अधिकार मिला। इसके माध्यम से समाजवाद देश के नागरिकों को विकास के लिए समान उन्नति के अवसर देने की बात करते हैं कि वो लिमिटेड लोगों तक ना रहें, बल्कि सभी लोगों को समान उन्नति के अवसर मिले। उसके बाद बात आती है धर्मनिरपेक्ष। देखिए, धर्मनिरपेक्ष वर्ड क्या कहता है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है जहाँ पर राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को अपना सकता है। राज्य के द्वारा कोई भी धर्म किसी भी व्यक्ति पर नहीं थोपा जाएगा और ना ही धर्म के नाम पर लोगों से सरकार के द्वारा प्रेशर डालकर चंदा इकट्ठा किया जाएगा। तो धर्म के मामले में सभी व्यक्ति स्वतंत्र है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपनी मर्जी से अपना सकता है। उसके बाद बात आती है लोकतंत्रात्मक। देखिए, लोकतंत्र क्या है, जहाँ पर जनता के लिए और जनता के द्वारा सरकार हो। तो इस तरीके से जो लोकतंत्रात्मक सरकार है, लोकतंत्रात्मक सरकार हमारी जनता की अपनी सरकार है, जिसको हम कह सकते हैं जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन। तो हमारा संविधान की प्रस्तावना से ही हमें पता चलता है कि हमारा संविधान लोकतंत्रात्मक है, हमारा जो सिस्टम है वो लोकतंत्रात्मक है। उसके बाद बात आती है गणराज्य। गणराज्य क्या होता है। गणराज्य का मतलब है जहाँ पर देश का मुखिया या देश का अध्यक्ष, जिसको हम राष्ट्रपति भी कह सकते हैं, जनता के द्वारा चुना गया, जहाँ पर उनका निर्वाचन किया गया हो, ना कि वो पैतृक पद हो। तो इसलिए हमारे देश में हमारी जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति का जो पद है वो पैतृक ना होकर बल्कि निर्वाचित है। राष्ट्रपति को निर्वाचन के द्वारा चुना जाता है, इसलिए उनका कोई भी पैतृक पद नहीं है। तो इसलिए भारत गणराज्य है। उसके बाद मैं बात करूंगी कि हमारे संविधान निर्माताओं के उद्देश्य क्या थे, हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है। तो इसमें पहली बात आती है सामाजिक उद्देश्य। देखिए, सामाजिक उद्देश्य का मतलब क्या है कि सभी लोगों को समान अपनी विकास के लिए समान अवसर दिए गए हैं। धर्म, जाति, भाषा, लिंग, किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद बात आती है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय देखिए, हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, इसके माध्यम से आर्थिक न्याय की व्यवस्था की गई है। काम के उचित, सभी लोगों को काम के अवसर देना, सभी लोगों को उचित काम के लिए उचित वेतन देना, काम के घंटे निश्चित करना। तो ये सभी चीज़ें आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए है और आर्थिक न्याय दिलवाने के लिए है। उसके बाद बात आती है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब है कि राजनीतिक रूप से भी सभी व्यक्ति शासन के कार्यों में भाग लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, किसी भी तरह के प्रेशर में नहीं है। उसके बाद बात आती है स्वतंत्रता। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार सभी लोगों को स्वतंत्रता दी गई है। ये हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों के अंडर दी गई है। भाग 3 के अनुसार अनुच्छेद 14 से 32 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जिसमें स्वतंत्रता भी अधिकार है, जो अंडर आर्टिकल 19 to 22 आता है। तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। सभी लोग अपनी विचार अभिव्यक्ति और अपनी किसी भी तरह की कार्य करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। उसके बाद बात आती है समानता। समानता का अधिकार हमारे मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 14 से 18 दिया गया है, जिसके माध्यम से सभी को अपने विकास के लिए समान अवसर दिए गए हैं। कानून की नज़र में सभी समान है। तो समानता का अधिकार भी हमारी संविधान की प्रस्तावना पढ़कर ही हमें पता चलता है।
उसके बाद बात आती है कि हमारा संविधान में व्यक्ति के गौरव की बात की गई है। व्यक्ति के गौरव को ऊंचा उठाने के लिए व्यक्ति को सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। ये भी बात हमारी संविधान की प्रस्तावना पढ़कर ही हमें पता चलता है कि व्यक्ति की मर्यादा का पूरी तरीके से ध्यान रखा गया है ताकि व्यक्ति सही तरीके से अपनी सम्मानपूर्वक जिंदगी जी सके। उसके बाद बात आती है एकता और अखंडता की बात। तो देश की एकता और अखंडता बनाए रखने की भी जिम्मेवारी हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने ली थी। तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि देश की एकता और अखंडता बनाने की जो बात है प्रस्तावना में ही उसका जिक्र किया गया है। तो इस आधार पर जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो इंडिकेट करती है कि हमारे संविधान निर्माताओं की क्या क्या आकांक्षाएं थी, क्या क्या उनके उद्देश्य थे और क्या हमारे भारत की सरकार का, हमारे जो संविधान का स्वरूप था। तो इस आधार पर यह है संविधान की प्रस्तावनाएं। लेकिन उसके बाद मैं बात करूंगी कि प्रस्तावनाओं की बातों की जहाँ बात आती है तो कुछ लोगों ने हमारे संविधान की प्रस्तावना की आलोचना भी की है। कुछ लोगों ने आलोचना की है कि जो संविधान में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है वो गलत है, असंगत है, क्योंकि उन्होंने इस आधार पर आलोचना की है कि जो ये संविधान का जो इन्होंने धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द का जिक्र किया है ये कहीं पर भी संविधान में, भारतीय संविधान में किसी भी आर्टिकल के अंदर इनका जिक्र नहीं किया गया है। तो उसके बाद दूसरी आलोचना इस बात की गई है कि भारतीय संविधान में जो व्यवस्था है प्रस्तावना की इसके लिए कोई भी हम न्यायपालिका का सहारा नहीं ले सकते। तो इस आधार पर भी इसकी आलोचना की गई है। लेकिन अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करती है तो कानूनों की व्याख्या करते समय न्यायपालिका इस बात का ध्यान रखती है कि कोई भी कानून की व्याख्या वो संविधान के विरुद्ध ना करे। इनफैक्ट संविधान की प्रस्तावना को ध्यान में रखकर न्यायपालिका इनकी व्याख्या करती है। उसके बाद बात आती है वो इनकी जो सभी आलोचनाओं के बावजूद भी हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम इतनी इनकी आलोचनाओं के बावजूद भी इसको हम ये नहीं कह सकते कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो अच्छी उचित नहीं है और प्रस्तावना से पढ़कर हमें संविधान के बारे में नहीं पता चलता। प्रस्तावना भले ही संविधान का मुख्य भाग नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है अपने आप में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़कर ही हमें भारतीय संविधान के स्वरूप, भारतीय संविधान का स्रोत और भारतीय संविधान के संविधान निर्माताओं के उद्देश्य और आकांक्षाओं का पता चलता है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत 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 शुक्रिया, और अगर नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे सभी अपडेट्स टाइमली मिलते रहें। इन्हीं बातों के साथ थैंक यू सो मच।